आज हम चैप्टर 9 का 8th टॉपिक शुरू कर रहे हैं, शाही नौकरशाही। तो ये जो मुग़ल शासक होते थे, ये अपने साम्राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए, सही ढंग से चलाने के लिए कुछ अधिकारियों को रखा करते थे, चाहे वो उनके दरबार के मंत्री हों या उनके सेना के लोग हों। तो जिन अधिकारियों को ये रखते थे वही व्यक्ति जो हैं वो कहे जाते थे कि ये शाही नौकर शाही में काम करते हैं। तो यानी कि जो राजा के दरबार के राजा के जो अधिकारी होते थे वो शाही नौकरशाही में कहे जाते थे। तो आपने ये 8.1 जो फर्स्ट पैराग्राफ है, इसकी आपने लास्ट जो लाइन है वहाँ से आपने अंडरलाइन करना है। ये इधर से, मुग़ल राज्य का एक महत्वपूर्ण स्तंभ इसके अधिकारियों का दल था, जिसे इतिहासकार सामूहिक रूप से अभिजात वर्ग भी कहते हैं। यानी कि ये जो अधिकारियों का दल था, जो कि एक मुग़ल राज्य का महत्वपूर्ण स्तंभ माना गया है, तो उसको जो है अभिजात वर्ग भी कहते हैं। अब नेक्स्ट पैराग्राफ। अब ये जो अभिजात वर्ग में भर्ती लोग होते थे, ये अलग अलग जाति के अलग अलग धार्मिक समूहों के होते थे। भाई ऐसा नहीं था कि जैसे मुग़ल का जो शासक है, बादशाह है, वो मुसलमान है तो वो सभी मुसलमानों की भर्ती कर लेगा अभिजात वर्ग में, इस तरह से नहीं था। अभिजात वर्ग के जो अलग अलग अधिकारी होते थे वो अलग अलग जाति से और अलग अलग धर्म से बिलोंग करते थे। तो इससे यह सुनिश्चित हो जाता था कि कोई भी दल इतना बड़ा ना हो कि वह राज्य की सत्ता को चुनौती दे सके। यानी कि अगर वो एक ही जाति के या एक ही धर्म के सभी लोगों को अभिजात वर्ग में डाल दें, तो इससे ये भी खतरा हो जाता था कि सारे एक ही धर्म के हैं तो उनमें आपस में एकता हो जाएगी। तो कभी ये ना हो बादशाह को ही चुनौती दे दें, सारे मिलकर बादशाह को ही उसकी गद्दी से हटा दें। तो इस तरह से ये भी मतलब सुनिश्चित हो जाता था कि वो अलग अलग धर्म के हैं, तो ये खतरा भी राजा को इन बातों का नहीं होता था। और ये जो मुग़लों का अधिकारी वर्ग था, इसको एक गुलदस्ता कहा गया था। उसके बाद अब नेक्स्ट लिखा हुआ है कि शुरू में जब ये मुग़ल साम्राज्य का निर्माण हुआ था, तो ये जो अभिजात वर्ग में दो तरह के लोग होते थे, एक तुरानी होते थे और एक ईरानी होते थे। बाद में 1560 से आगे जो है राजपूत जो है ये भी आए शाही सेवा में, और भारतीय मुसलमान जो हैं ये भी शाही सेवा में आए। तो इनमें जो नियुक्त होने वाला पहला व्यक्ति था राजपूत, वो अम्बेर का राजा भारमल कछवाहा था, जिसकी पुत्री से अकबर का विवाह हुआ था। ये आपने पहले भी पढ़ा था कि राजपूत और मुग़ल में आपस में विवाह के तरीके से इनके संबंध जो है वो अच्छे हुआ करते थे। तो जो सबसे पहला राजपूत आया शाही सेवा में वो भारमल कछवाहा था। ये आपने 1 नंबर के हिसाब से याद रखना है। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि बाद में जो है शिक्षा और लेखा शास्त्र की ओर झुकाव वाले हिंदू जाति के सदस्यों को भी पदोन्नत किया जाता था। यानी कि पहले शुरू में जो है तुरानी ईरानी होते थे अभिजात वर्ग में, बाद में राजपूत आए, मुसलमान आए, और इसके अलावा अब अकबर के टाइम में हिंदू जो लोग थे वो भी शाही सेवा में शामिल हुए। तो उसमें जो एक प्रसिद्ध उदाहरण है वो अकबर के वित्त मंत्री का है, जिसका नाम था टोडरमल, और ये खत्री जाति का था। तो ये भी आप 1 नंबर के हिसाब से याद रख सकते हैं कि अकबर का जो वित्त मंत्री था उसका क्या नाम था, तो वो टोडरमल था, हिंदू था, खत्री जाति का था। और अलग अलग मुग़ल शासकों के टाइम पे अलग अलग तरह के लोगों को इम्पोर्टेंस दी गई थी। जैसे कि जहांगीर के टाइम में ज़्यादा महत्व किसको दिया गया, ईरानियों को दिया गया, उन्हें ऊंचे पद मिले। और जो जहांगीर की रानी नूरजहाँ थी वो भी एक ईरानी थी। औरंगजेब ने क्या करा था, राजपूतों और मराठों को ऊंचे पदों पर नियुक्त किया था। अब इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ। अब जैसे जो भी सरकारी अधिकारी होते थे उनका क्या स्टेटस है, तो वो 2 बातों से पता चलता था, एक जात से और एक सवार से। जात का मतलब ये होता था कि जो भी अधिकारी है उसकी पोस्ट क्या है और उसकी सैलरी क्या है। तो जात जो शब्द है वो पद और वेतन का सूचक था। यानी कि जात से पता चलता था कि किसी भी अधिकारी की पोस्ट और सैलरी क्या थी। और जो सवार शब्द था वो यह सूचित करता था कि जो अधिकारी है वो कितने घुड़सवार रख सकता था। तो इस तरह इन 2 बातों से किसी भी सरकारी अधिकारी के स्टेटस के बारे में पता चलता था। पहला शब्द है जात,
जिसमें उसकी पोस्ट और सैलरी आती थी। दूसरा शब्द है सवार, जिसमें ये आता था कि वो अपनी सेना में कितने घुड़सवार रख सकता था। नेक्स्ट पैराग्राफ। सैन्य अभियानों में क्या होता था, ये जो अभिजात होते थे ये अपनी सेनाओं के साथ ये भाग लेते थे और प्रांतों में ये साम्राज्य के अधिकारियों के रूप में भी कार्य करते थे। यानी कि अभिजात जो है सेना में भी भाग लेना है और अधिकारी के रूप में भी इन्होंने काम करना है। और प्रत्येक सैन्य कमांडर जो है ये घुड़सवारों की भर्ती करता था, उन्हें हथियारों से लैस करता था, उन्हें प्रशिक्षण भी देता था। और ये जो घुड़सवार सिपाही होते थे ये शाही निशान से पार्श्व भाग में दागे गए उत्कृष्ट श्रेणी के घोड़े रखते थे। यानी कि जो उत्कृष्ट श्रेणी मतलब उत्तम क्वालिटी के, अच्छी क्वालिटी के जो घोड़े होते थे उनको दागा जाता था और शाही निशान से दागा जाता था। दागा जाने का मतलब है जैसे लोहे वगैरह गर्म करके उनके मतलब वो बॉडी के उस हिस्से पे जैसे मोहर लगती है ऐसे उसको छापे का निशान वो लगा देते थे, जिससे वो शाही निशान होता था, जिससे पता चलता था कि ये घोड़ा जो है ये उत्तम क्वालिटी का शाही घोड़ा है। निम्नतम ओहदों के अधिकारियों को छोड़कर बादशाह स्वयं सभी अधिकारियों के ओहदों, पदवियों और आधिकारिक नियुक्तियों के बदलाव का पुनरीक्षण करता था। इसका मतलब ये है कि जो ऊंची पोस्ट के अधिकारी होते थे उनको तो बादशाह सब उनके काम का निरीक्षण करता था, और जो छोटे पोस्ट पे अधिकारी होते थे उनका काम कौन देखेगा, ऊंची पोस्ट वाले। तो निम्नतम ओहदों के जो अधिकारी हैं उनका काम देखते थे वो अधिकारी जो ऊंची पोस्ट पे होते थे, और जो ऊंची पोस्ट के अधिकारी होते थे उनका सारा काम बादशाह खुद देखा करता था। नेक्स्ट पैराग्राफ। अभिजात वर्ग के सदस्यों के लिए शाही सेवा, शक्ति, धन तथा उच्चतम प्रतिष्ठा प्राप्त करने का एक जरिया थी। अब ये तो अंडरस्टूड ही है कि जो भी अभिजात वर्ग का सदस्य होगा वो यानी कि शाही सेवा में है तो उसको शक्ति भी है, उसके पास पावर्स भी हैं, उसको धन भी अच्छा मिलता था और उसकी प्रतिष्ठा भी उच्चतम होती थी, मतलब उसका मान सम्मान भी होता था। तो अभिजात वर्ग के सदस्यों को शक्ति, धन और प्रतिष्ठा आराम से मिल जाती थी। और अगर कोई शाही सेवा में आना चाहता था तो वो क्या करता था, किसी अभिजात के जरिए ही अपनी याचिका देता था। यानी उसको अप्लाई करना है तो वो एक अभिजात के जरिए ही भेजेगा अपनी एप्लीकेशन, और उसका वो जो एप्लीकेशन है वो किसके सामने, वो बादशाह के सामने कौन रखेगा, एक अभिजात ही रखेगा। तो अगर वो याचिकाकर्ता जो है वो सुयोग्य माना जाता था तो उसको फिर मनसब प्रदान कर दिया जाता था। अब इसके बाद हम 3 तरह के मंत्रियों के बारे में पढ़ेंगे जो दरबार में थे। उसमें पहला है मीर बख्शी। तो मीर बख्शी जो है ये सबसे उच्चतम वेतनदाता, यानी इसको सबसे ज़्यादा वेतन मिलता था और ये बादशाह के दाईं ओर खड़ा होता था। तो ये तो आपने पढ़ा ही था कि जो बादशाह के ज़्यादा नज़दीक होते थे वो ज़्यादा मुख्य होते थे। तो मीर बख्शी जो है ये बादशाह के दाईं ओर खड़ा होता था और जो भी उम्मीदवार हैं उनकी जिनकी नियुक्ति करनी है या जिसको पदोन्नति यानी प्रमोशन वगैरह देनी है उन सब का जो है ये मीर बख्शी ही प्रस्तुत करता था कि इनको नियुक्त किया जाए या इनको प्रमोशन दी जाए। इसके अलावा 2 मंत्री और थे, एक था दीवाने आला वित्त मंत्री और दूसरा सदर उस सुदूर। तो जो कि मतलब अनुदान का मंत्री था, मतलब जो भी अनुदान वगैरह दिया जाता है वो देखता था, और स्थानीय जो न्यायाधीश हैं या काजी वगैरह हैं उनकी नियुक्ति को भी वो देखता था। तो इस तरह से ये 3 मंत्री मेन थे, मीर बख्शी, दीवाने आला और सदर उस सुदूर। तो आपको इन तीनों मंत्रियों के नाम भी पता होने चाहिए, मतलब क्या इनकी वो थी, और इनके काम भी पता होने चाहिए। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे। दरबार में नियुक्त अभिजातों का एक ऐसा सुरक्षित दल था जिसे किसी भी प्रांत या सैन्य अभियान में प्रतिनियुक्त किया जा सकता था। एक अभिजातों का एक ऐसा दल था, एक ऐसा ग्रुप था जिसको किसी भी प्रांत या सैन्य अभियान में भेजा जा सकता था। और ये जो दल था इनका काम क्या था कि ये रोज़ 2 बार सुबह और शाम जो हैं ये सार्वजनिक सभा भवन में जाते थे और बादशाह के प्रति आत्मनिवेदन करना, यानी कि वहाँ जाकर बादशाह को अभिवादन वगैरह
किया करते थे। उसके बाद अब नेक्स्ट टॉपिक हमने पढ़ना है 8.2 सूचना तथा साम्राज्य। सटीक और विस्तृत आलेख तैयार करना मुगल प्रशासन के लिए मुख्य रूप से महत्वपूर्ण था। यानी कि सटीक मतलब एकदम सही और विस्तृत आलेख यानी पूरा डिटेल में, आलेख का मतलब यहाँ पे रिपोर्ट से है, तो बिल्कुल सही और डिटेल्ड रिपोर्ट जो तैयार की जाती थी, ये मुगल शासन जो है ये मतलब इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। और मीर बख्शी जो भी आपको पहले बताया था, ये क्या करता था, जितने भी ये दरबारी लेखक होते थे इनके समूह का ये निरीक्षण करता था। और ये जो लेखक हैं ये दरबार में जितनी भी अर्जियां आ रही हैं, दस्तावेज आ रहे हैं या शासकीय आदेश जो भी दरबार में आते थे, उन सब का वो आलेख तैयार करते थे, यानी उन सब की वो रिपोर्ट तैयार करते थे। इसके अलावा जो भी दरबार की जितनी भी कार्यवाहियाँ होती थी उन सब का भी विवरण तैयार किया जाता था। और अखबारात में हर तरह की सूचना डाली जाती थी, जैसे कि दरबार में उपस्थिति, पद और पदवियों का दान, या जो दूत वगैरह आए या ग्रहण किए गए उपहार, या किसी अधिकारी के स्वास्थ्य के बारे में बादशाह द्वारा की गई पूछताछ, इन सब की सूचना जो है वो अखबारात में दी जाती थी। नेक्स्ट पैराग्राफ, समाचार वृत्तांत और महत्वपूर्ण शासकीय दस्तावेज शाही डाक के जरिए मुगल शासन के अधीन क्षेत्रों में एक छोर से दूसरे छोर तक जाते थे। कहने का मतलब ये है कि उस समय भी डाक व्यवस्था थी और ये जितने भी समाचार या कोई शासकीय दस्तावेज हैं वो मुगल शासन में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भेजना होता था, तो वो डाक के जरिए भेजा जाता था। बांस के डिब्बों में लपेटकर रखे कागजों को लेकर हरकारों के दल दिन रात दौड़ते रहते थे। यानी कि हरकारे का मतलब वो व्यक्ति जो इस काम को करते थे। तो जो भी दस्तावेज है या कोई भी समाचार है वो अलग अलग दूरी पे जो है ये हरकारे खड़े होते थे। तो जैसे एक हरकारे के पास दस्तावेज है, कागज़ है, वो उसको लेकर दौड़ेगा, दूसरे के पास जाएगा, फिर वो दूसरा दौड़ के तीसरे के पास जाएगा, तो इस तरह वो दौड़ते रहते थे। और फिर इस तरह जो है कोई भी जो है डॉक्यूमेंट है या कोई पे न्यूज़ है वो एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाई जाती थी। अब हम नेक्स्ट जो है 8.3 टॉपिक करेंगे। केंद्र से परे प्रांतीय प्रशासन। तो अब हम पहले हमने पढ़ा केंद्र का प्रशासन, अब हम पढ़ेंगे प्रांत का प्रशासन। जैसे हमारे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है, तो यहाँ पे केंद्र में तो बादशाह सब चीज़ों को देख रहा है, और ऐसे ही प्रांतीय प्रशासन यानी कि प्रांत में भी एक हेड बनाया जाता था जो वैसा ही काम करवाता था अपने प्रांत में जैसे कि केंद्र में होता था। और वो सारी जो है प्रांत का वो जो हेड होता था, फिर वो सारा रिपोर्ट जो है वो किसको देता था, बादशाह को देता था। तो इसी में आपने 8.3 में यही पढ़ना है। केंद्र में स्थापित कार्यों के विभाजन को प्रांतों में दोहराया गया था, यानी कि प्रांतों, सूबों जिसे कहते हैं। तो प्रांतों में, सूबों में जो है जैसे केंद्र के कार्य होते थे ऐसे यहाँ पर भी काम होते थे और ऐसे ही कामों को यहाँ पर भी बांटा जाता था। तो यहाँ पर भी केंद्र के समान ही मंत्रियों के अनुरूप, जैसे केंद्र में मंत्री होते थे यहाँ पर दीवान होते थे, बख्शी होते थे और सद्र होते थे। और प्रांत के शासन का जो प्रमुख होता था जिसको सूबेदार, गवर्नर कहते थे, वो होता था। और ये सीधा बादशाह को प्रतिवेदन प्रस्तुत करता था, यानी अपने प्रांत की सारी रिपोर्ट ये सीधा मतलब इसका लिंक जो है बादशाह से होता था, गवर्नर का, और ये सारी रिपोर्ट जो है ये बादशाह को देता था। नेक्स्ट पैराग्राफ, प्रत्येक सूबा जो है ये कई सरकारों में बटा हुआ था। तो इसमें जो है प्रत्येक सूबे में आगे कई सरकारें मतलब बनी हुई थी, और इसमें परगना स्तर पर यानी छोटे लेवल पर जो है जो स्थानीय प्रशासन होता था उसकी देख रेख जो है वो 3 अधिकारी करते थे, कानूनगो, चौधरी और काजी। कानूनगो जो है ये क्या करता था, राजस्व का आलेख यानी कि राजस्व की सारी रिपोर्ट वगैरह ये तैयार करता था। और चौधरी और काजी जो है ये राजस्व को संग्रह यानी कि उसको जो भी कर वगैरह है राजस्व उसका संग्रह का काम वो यानी उसे इकट्ठा करने का काम करते थे।
अब शासन का जो प्रत्येक विभाग था उसके पास जो है लिपिकों का एक समूह होता था, उनके पास लेखाकार होते थे, लेखा परीक्षक होते थे, संदेशवाहक होते थे और भी कई कर्मचारी होते थे। यानी हर विभाग में ये सब लोग होते थे जो कि तकनीकी रूप से दक्ष होते थे, यानी कि ये मतलब एक्सपर्ट होते थे ये। और इसके बाद ये जो है प्रचुर संख्या में लिखित आदेश व वृतांत तैयार करते थे ये सारे अधिकारी। और सब जगह फ़ारसी को जो है वो शासन की भाषा बना दिया गया था, लेकिन गांवों में जो काम होता था वो स्थानीय भाषा में किया जाता था। अगले पैराग्राफ में बस आप इतना ही पढ़ लो कि जो स्थानीय जमींदार थे या जो मुग़ल साम्राज्य के प्रतिनिधि होते थे, इनके बीच में कई बार संसाधन को लेकर या सत्ता के बंटवारे को लेकर संघर्ष भी हो जाया करते था। और जमींदार क्या करते थे कि राज्य के खिलाफ जो है वो किसानों का समर्थन जो है वो हासिल करने में सफल हो जाते थे। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे।